थैंक यू। चलो एंजाइम का स्ट्रक्चर देखते हैं जस्ट इन जनरल। ठीक है, देखो एंजाइम का स्ट्रक्चर सेकेंडरी एंजाइम्स भी हो सकते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बन सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी प्रोटीन समझा दिया है। यू नो दैट प्रोटीन कैन बी हैविंग प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, बट आउट ऑफ दैट टर्शरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मैक्सिममली वो एंजाइम के एक्टिव एंजाइम को एंजाइम जब एक्टिव फॉर्म में रहता है तो वो 3 डायमेंशनल टर्शरी स्ट्रक्चर में रहता है। बट एंजाइम्स कैन बी secondary having secondary structure also. secondary structure means अल्फा हेलिकल भी हो सकते हैं वो, और बीटा प्लेटेड शीट के भी हो सकते हैं। बट जो इफिशियंसी है, जो एक्टिविटी है, वो जनरली 3 डायमेंशनल टर्शरी स्ट्रक्चर की ज्यादा रहेगी, वही मैक्सिममली पाया जाएगा। An enzyme has secondary and tertiary structure. In tertiary structure, the backbone of protein chain folds upon itself. You know that the tertiary structure, secondary structure is like this: helical, alpha helix, otherwise beta pleated sheet like this, right? ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है, ऐसे कुछ पैरेलल, एंटी पैरेलल, दिस इज अ बीटा प्लीटेड शीट. These are the secondary structures. These are the secondary structures. But अगर tertiary structure की बात करें तो that tertiary structure is very very coiled, that are coiled upon itself and it form a globular structure. And because of this folded nature, the chain crisscross means ये जो चेन है एक दूसरे के साथ ऐसे क्रिस क्रॉस हो जाती है कि ये कोई पॉकेट बनाती है, कोई एक जगह बनाती है, कोई एक क्लेफ्ट बनाती है, कोई एक गैप बनाती है, इस टाइप से। ऐसा कोई बीच में ऐसे क्लेफ्ट्स आएंगे, हमने इसकी बात भी कर ली थी। हमने जब प्रोटीन बताया था, मैंने टर्शियरी स्ट्रक्चर में डिटेल में इसको लेके गई थी मैं, तो मैंने कहा था सम क्लेफ्ट्स आर अराइज, सम क्लेफ्ट्स आर अराइज। एक गड्ढा कैसे पड़ जाता है, ऐसे ऐसे क्लेफ्ट्स अराइज होते हैं, उसको क्या कहते हैं, पॉकेट्स भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, पॉकेट्स। एंड दैट पॉकेट इज नथिंग बट एक्टिव साइट। ऐसी एक्टिव साइट एंजाइम के ऊपर, ऐसी कोई जगह एंजाइम के ऊपर जहां पे सबस्ट्रेट आके एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, जिस सबस्ट्रेट के लिए उस एंजाइम की स्पेसिफिसिटी है, वो सबस्ट्रेट ही आके यहाँ पे बाइंड होगा। बिकॉज वो सबस्ट्रेट का जो कन्फिगरेशन है, सबस्ट्रेट का जो शेप है, दैट इज प्रॉपरली फिक्स इनटू दैट पॉकेट। दैट इज एक्टिव साइट, that is active site that are present over a tertiary structure, pocket like structure. ठीक ठीक। अब आगे, एंजाइम को हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं हमारे बॉडी के अंदर हो तो। एक्टिव साइट जो एंजाइम का होता है इज द पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, वो बिकॉज ऑफ क्रिस क्रॉस फोल्डिंग, बिकॉज ऑफ क्रिस क्रॉस फोल्डिंग, चेन जो होता है अल्फा चेन किसकी, प्रोटीन की, अमीनो एसिड की चेन, वो ऐसे ही क्रिस क्रॉस फोल्ड हो जाती है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऐसे बहुत सारे बॉन्ड्स वहां पे आ जाएंगे और पर्टिकुलर एक अलग ही टाइप के क्लेफ्ट बनाएंगे बीच में से, तो उसको कहेंगे हम एक्टिव साइट। ठीक है, वो जो एक्टिव साइट होती है वहां पे सबस्ट्रेट, एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके फिट हो सकता है। एंजाइम की स्पेसिफिसिटी पर्टिकुलर उसके सबस्ट्रेट के लिए ही रहेगी। हर कोई एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, दूसरे किसी चीज सबस्ट्रेट के साथ वो बाइंड नहीं होगा, उसका अपना एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होना चाहिए, उसी के लिए उसकी स्पेसिफिसिटी रहेगी। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, very specific, and there are lots of enzyme present in our body. पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। सबस्ट्रेट जो होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं दैट एक्ट अपॉन बाय एन एंजाइम, एक्ट अपॉन द एंजाइम चाहिए था, मींस वो एंजाइम के ऊपर एक्ट करते हैं। एंजाइम का पर्टिकुलर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, वहां पे आएंगे और उसके ऊपर आके ऐसे बाइंड हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, this is what, this is your substrate that act upon that enzyme. Enzymes जो होते हैं वो organic catalyst भी हो सकते हैं, these are inorganic also.
हमारी बॉडी जो है वी आर कार्बन कंटेनिंग बॉडी है। हमारे बॉडी में हर कोई चीज कार्बन कंटेनिंग है। सोचो जरा, कोई जो सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। और लिपिड क्या है? लिपिड में तो ऐसे ही कुछ होते हैं, CH2OOCR, ऐसे ही ग्लिसरॉल होता है, और क्या क्या आके बाइंड होता है? फैटी एसिड, राइट? मींस कार्बन तो आया ना, मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी कार्बन है। शुगर जो है वो भी तो कार्बन कंटेनिंग होते हैं। प्रोटीन, अमीनो एसिड चेन कैसे बनती है? कैसे बनती है? सी क्या होता है? यहाँ पे COOH हो सकता है, NH2 हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई कार्बन चेन, मीन्स कार्बन कंटेनिंग। मीन्स हमारे बॉडी में लॉट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर देयर दैट आर कार्बन कंटेनिंग। आवर बॉडी इज ऑर्गेनिक वन। तो हमारे बॉडी में मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं दैट आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम्स ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी हो सकते हैं, बट कोई कोई नॉन लिविंग भी होते हैं दैट आर नॉट ऑकर इन लिविंग, डू नॉट ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग स्टेट। वो कौन से होते हैं? उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, विदाउट कार्बन कंटेनिंग। ठीक, चलिए अब ऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्सेस इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल, देखो डिफरेंशिएशन देख लो एक बार। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन and have complex molecular organization. Obviously सभी एंजाइम, almost means most of the enzymes are protein in nature, और वो have complex molecular organization. पॉलीमर है कोई बहुत सारे अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस बना के फोल्डेड फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना हुआ है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग सेल्स में होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, occur in living cells. This is a very important one. And these do not occur in living cell. Enzyme inorganic catalyst, जो कि बॉडी के बाहर भी तो बहुत ज्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, बट उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। हम उनको बायो कैटलिस्ट नहीं कहते, क्योंकि हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स है वो बायो कैटलिस्ट है। हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है वो ऑर्गेनिक होते हैं, मैक्सिममली वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, एन एंजाइम कैटलाइजेस ओनली अ स्पेसिफिक रिएक्शन। ये जो एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, जो कि बायो कैटलिस्ट जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। और जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, समझ लो अर्थ क्रस्ट में होते होंगे, जो डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। आपको अगर पता होगा, जो पेट्रोल बनता है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, अर्थ क्रस्ट में, आपको पता है सी के जो रिलायंस की रिफाइनरी लगी है, अरब महासागर में, आपको पता होगा रिलायंस की रिफाइनरी लगी है। बॉम्बे में अगर कभी आप गए होंगे तो आपको देखा होगा कि रिलायंस की रिफाइनरी लगी है अरब, यानी वहां पे, है ना, राइट? जो वहां पे जो सी कोस्टल एरिया है, वहां पे उनकी रिफाइनरी लगी है। तो वो क्या करते हैं? वो सी अगर कोई सी लेवल है वहां पे, उसका जो डेप्थ होता होगा, डेप्थ बहुत नीचे का, सबसे नीचे का जो अर्थ क्रस्ट होता है, वहां से ड्रिल से, उनका जो ड्रिलिंग मशीन होती है, वहां से वो क्या करते हैं? नीचे से, डेप्थ से क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको अपने रिलायंस इंडस्ट्री में लेके आके, पाइपलाइन होती है, वहां से वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और अलग अलग पेट्रोलियम, केरोसिन, अलग अलग चीजें बनाते हैं। तो ये क्रूड ऑयल बना कैसे? ये क्रूड ऑयल बना था कोई फोसिल फ्यूल्स, फोसिल फ्यूल। वो फोसिल्स जो होते हैं वो बहुत दिनों बाद आपके अर्थ के क्रस्ट पे रह गए, वो धीरे धीरे चेंज होते गए। बाद में अर्थ के नीचे टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है। इस कंडीशन में पर्टिकुलर एंजाइम्स जो कि इनऑर्गेनिक थे, इनऑर्गेनिक, जो कि इनऑर्गेनिक थे, प्रोटीन कंटेनिंग नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल कोई निकेल होगा, कोई प्लेटिनम होगा, कोई मेटल कंटेनिंग, उन्होंने क्या किया? थर्मल डिकम्पोजिशन किया उस फोसिल का, थर्मल डिकम्पोजिशन किया, और फाइनली क्रूड ऑयल बना। ये आपके बॉडी के अंदर हुआ क्या? कुछ नहीं ना, ये बॉडी के बाहर हुआ है। अर्थ क्रस्ट की बात है, ऐसे ही अपने एनवायरमेंट में अलग अलग कैटालिटिक रिएक्शंस होती रहती है, वो इनऑर्गेनिक होती है, उसमें मेटल्स जनरली इन्वॉल्व होते हैं, मेटल्स जनरली इन्वॉल्व होते
है। और वो जो रिएक्शन होती है वो इतनी स्पेसिफिक नहीं होती, वो 2-3 रिएक्शंस में कॉमन दिखती है। वो जो कैटलिस्ट है ये वाला निकेल, क्या वो सिर्फ एक ही रिएक्शन को करेंगे क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन? नहीं, वो कोई दूसरे रिएक्शन में भी हो सकते हैं। मोलिब्डेनम, ये भी दूसरे कोई रिएक्शंस में हो सकते, 3-4 रिएक्शंस में भी कॉमनली हो सकते हैं। मींस यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं है। बट हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, जिसका ऑर्गेनिक नेचर होता है, जो प्रोटीन इन नेचर के होते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक। और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो सकते हैं, डिग्रेड भी हो सकते हैं। इसीलिए तो वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट है, 37 डिग्री सेल्सियस पर्टिकुलर टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर पे मैक्सिमम हर कोई एंजाइम अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी दिखाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ऑप्टिमम? ऑप्टिमम मींस बेस्ट एक्टिविटी, ना कम ना ज्यादा। अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो भी वो एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो वो एंजाइम जो कि प्रोटीन से बना हुआ है, वो एंजाइम्स क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन, टूट जाना? अगर क्लीव हो जाना, अमीनो एसिड की लंबी चेन थी, वो बीच बीच में टूट जाएगी, कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर कन्फाइंड नहीं रहेगा। वो प्रोटीन ही तो था जो एंजाइम करके एक्ट हो रहा था। नाउ दैट एंजाइम गेट्स डीनेचर। डीनेचर होना मीन्स टूट जाना, बिकॉज ऑफ एनी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर ज्यादा होने के वजह से। टेम्परेचर कम होने से कभी भी एंजाइम टूटता नहीं है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, वो काम नहीं करता। टेम्परेचर ज्यादा होने से एंजाइम टूटता है, डीनेचर होता है। टेम्परेचर मोर होने से एंजाइम डीनेचर होता है, टेम्परेचर कम होने से एंजाइम इनएक्टिव होता है। ठीक है, बट मैंने अभी तो आपको कहा था, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, क्या हुआ, कोई इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट आया और वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ क्रूड ऑयल का, फाइनली क्रूड ऑयल बना। मींस यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है और प्रेशर भी हाई होता है, बट ऐसी चीजें हमारे बॉडी के अंदर नहीं होती। हमें टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में काम करने की हमारे बॉडी में प्रोटीन को आदत नहीं है। हम कर ही नहीं सकते। हम क्या, हम ऐसे है क्या कि 100 डिग्री पे भी हम सर्वाइव कर लेंगे? नहीं ना। हमारी बॉडी का पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। ठीक, अब दे आर हाईली इफिशियंट, ऑब्वियसली टारगेट स्पेसिफिक काम करता है, स्पेसिफिक रिएक्शन करता है, बॉडी के अंदर हो रहा है, नेचर ने उसको बहुत ज्यादा इफिशियंट बनाया है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी काफी अच्छा रखा है। बट इसका रेट ऑफ रिएक्शन इतना अच्छा नहीं है, ये लेस इफिशियंट है। इसीलिए तो फॉसिल फ्यूल से क्रूड ऑयल बनने में इट टेक्स लॉन्ग टाइम, इट्स लेस इफिशियंट। बट हमारे बॉडी में कोई भी रिएक्शन चुटकियों में होती है, बिकॉज इट्स ए हाईली इफिशियंट रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी चीज करने की जो रिएक्शन रेट होता है, स्पीड होती है, ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट की काफी अच्छी होती है, दैट इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ठीक, दिस इज ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। आई होप आपको समझ गया होगा। आप इसको टेबुलर फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हो, मैंने इसको लिखा है, मैंने इस फॉर्म में अरेंज किया। ठीक है, अब देखिए, एक अच्छी सी बात बताती हूँ। ये अच्छी सी बात है, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी है। और ये बायोटेक्नोलॉजी है, अच्छी सी बात है, बायोटेक्नोलॉजी है, पीसीआर है। और ये बायोटेक्नोलॉजी पीसीआर है तो वैक्सीन्स बनते हैं, ये वैक्सीन्स बनते हैं। तो हम, ये जो अभी कोरोना आ रहा है, इससे हम लड़ रहे हैं, ये है तो सब है। अब ऐसा क्या पढ़ा रही है मैडम कि इतना इंपॉर्टेंट है ये? अब मैं बताती हूँ। देखो, हमारे अर्थ में हर जगह का टेम्परेचर क्या एक जैसा होता है क्या? नहीं। अगर आपको पता होगा, कैलिफोर्निया में येलोस्टोन नेशनल पार्क है। आपने कभी पढ़ा, आपने कभी ये मूवी देखी है क्या, 2012? ये मूवी देखी है 2012? किसी ने देखी है? 2012, हाँ, जब पूरा पूरा क्या कहते, उस मूवी में बताते, हॉलीवुड मूवी है, हाँ, उसमें बताता है कि पूरा क्या होने वाला है, प्रलय आने वाला है, और कंप्लीटली ये युग खत्म होने वाला है।
ऐसे बताते पूरी पृथ्वी पे पानी हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। नो, गिरीश ने नहीं सुना। गिरीश ये मूवी को देख लेना, इट्स वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी मूवी है। हाँ, बहुत अच्छी मूवी है। वर्ल्ड इज अबाउट टू एंड, हाँ यू कैन से दैट यज्ञेश, यस। तो ठीक है, जाने दो, मैं नहीं बताने वाली, टाइम जाएगा। 2012, इसमें पता है वो जो इनिशियली जो हीरो रहता है वो अपने 2 बच्चों को लेके जाता है एक पार्क में, पता है आपको, येलोस्टोन नेशनल पार्क, कुछ याद आ रहा है? अगर जिसने पढ़ा होगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क में लेके जाता है, वो नाइट हॉल्ट करते हैं वहां पे, टेंट लगाते हैं, कुछ याद आ रहा है? और दूसरे दिन एकदम से वहां पे वोल्केनो इरप्शन, वोल्केनो स्टार्ट हो जाता है। यस, कुछ सुना, कुछ याद आ रहा है? जो जो बच्चों ने 2012 देखी होगी, नहीं देखी तो बीच में एक दिन निकाल के, एक टाइम निकाल के देख लेना, इट्स वेरी गुड मूवी। वो अपने बच्चों को वहां पे येलोस्टोन नेशनल पार्क में लेके जाते हैं, कैलिफोर्निया में। वहां पे एकदम से वोल्केनो क्या हो जाता है, फट जाता है। वो जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा प्रोन होता है उसलिए। हाँ, तो वहां पे येलोस्टोन नेशनल पार्क से एक एक ऑर्गेनिज्म को, मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया गया। द नेम ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज थर्मस एक्वेटिकस। Thermus aquaticus, name of that organism is Thermus aquaticus. इसको हम टैक भी कह सकते हैं, ठीक है, टैक, थर्मस एक्वेटिकस। अब ये ऑर्गेनिज्म की खासियत क्या है? येलोस्टोन नेशनल पार्क में मैंने कहा था वोल्केनो इरप्शन, ये चीजें बहुत कॉमन होती है। तो वहां पे उस एनवायरमेंट में भी ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट हो गए, ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में या वहां के किसी एरिया में, वो क्या करने लगे, उनके बॉडी में, बिकॉज ऑफ दैट हाई टेम्परेचर, उनके बॉडी में वो एडाप्टेशन आ गया। कौन सा एडाप्टेशन? हाई टेम्परेचर में खुद को, कोमल निको से क्यों आना जाना चल रहा है, हाई टेम्परेचर में खुद को मेंटेन करने का, उनमें पावर आ गया कि टेम्परेचर अप टू 800 टू 900 भी वो क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, खुद के स्ट्रक्चर, खुद की बॉडी खुद सरवाइव हो सकते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां से साइंटिस्ट ने आइसोलेट किए। ये ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे हम? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। व्हाट वी कॉल इट एज थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। मीन्स हाई टेम्परेचर पे सरवाइव होने वाले, टाइम आउट हो गया, 10 मिनट है। हाई टेम्परेचर पे सरवाइव होने वाले, उस जगह पे एनवायरमेंट ही ऐसा था कि थोड़े दिनों बाद क्या होते गया, इवोल्यूशन होते गया, और वहां की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर से रेजिस्ट हो गए। उनको कहते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट हुए तो ऑब्वियसली उनके बॉडी के अंदर जो एंजाइम होगा वो भी तो रेजिस्ट हुआ होगा। वो एंजाइम भी, अब उस एंजाइम में भी ये एबिलिटी आ गई है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है 100 डिग्री, कितना भी आगे टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो भी वो एंजाइम क्या नहीं होंगे, डीनेचर नहीं होंगे, यानी टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं होंगे। वो अपने स्ट्रक्चर को क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, ठीक है। उन एंजाइम्स को कहते हैं थर्मली स्टेबल एंजाइम। अब आपको ये बता दे कि ये वाला कंसेप्ट आपके कोरोना से कैसे लिंक होता है। अब उनके बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया है, उसकी बॉडी में भी डीएनए रेप्लिकेशन होता होगा कि नहीं? अगर डीएनए रेप्लिकेट होगा, एक से एक 2 कॉपी बनेगी। हाँ, सेल डिवाइड होने के लिए डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी है, यस और नो? होना जरूरी है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके भी तो सेल डिवाइड होंगे, वो भी तो रिप्रोड्यूस होगा, यस और नो? तो उसके भी तो बॉडी में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। वो डीएनए को रेप्लिकेट होने में हेल्प करता है। हमने ये पढ़ा नहीं है अभी, मैं आपको बता दूं कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वन एंजाइम इज देयर, डीएनए पॉलीमरेज। जनरली हमारे बॉडी में या किसी के भी बॉडी में वो एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव है, टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करता। बट थर्मस एक्वेटिकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो टेम्परेचर स्टेबल है, वो हाई टेम्परेचर पे भी क्या करता है, सस्टेन रहता है, डीनेचर नहीं होता, बिकॉज एंजाइम में तो प्रोटीन से बना है। यस, यस और नो? इसी एंजाइम को हम कहते हैं टैग पॉलीमरेज, ठीक है। अब जो पीसीआर होता है,
पीसीआर पता है आपको? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर सुना होगा आपने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो अलग अलग टाइप के पीसीआर होते हैं, मैं इन जनरल बता रही हूँ। आरटीपीसीआर होता है, रियल टाइम पीसीआर होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीसीआर, इन्वर्टेड पीसीआर होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीसीआर। ठीक है, सिर्फ पीसीआर को देखो। ये पीसीआर जो टेक्निक है, ये टेक्निक हम इन विट्रो करते हैं, मींस लैब में करते हैं। जो भी आपके पास डीएनए है, जो भी आपके पास डीएनए, छोटा सा अमाउंट ऑफ डीएनए आपके पास अगर ले लिया आपने, बिकॉज आपको तो थोड़ा सा ही मिलेगा डीएनए, ठीक है, कहाँ से भी आइसोलेट करोगे छोटा सा, उस डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाना, इन विट्रो मल्टीपल कॉपी बनाना काम किसका है? 1 से 2 बनाना। 1 से 2 बन गई। अब ये 2 है तो इसकी एक और बनेगी, इसकी एक और बनेगी। ठीक है, ऐसे डीएनए का एम्प्लीफिकेशन, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कौन करता है? कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा? टैग पॉलीमरेज। क्यों मैडम? पीसीआर मशीन में हम टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पीसीआर मशीन कॉन्स्टेंटली रोटेट होती रहती है। पीसीआर मशीन अगर एक बार में इतना ज्यादा एम्प्लीफिकेशन होते रहेगा डीएनए का, तो उसमें क्या होता है? चेन बनती है, हर बार राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन होते रहते हैं, तो पर्टिकुलर हीट जनरेट होती है। अगर ये हीट जनरेट होगी तो कोई भी नॉर्मल एंजाइम अगर हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। हमारा डीएनए पॉलीमरेज डीएनए हमारा क्या नहीं होगा? मल्टीप्लाई नहीं होगा, एम्प्लीफाई नहीं होगा। पॉलीमर पीसीआर मशीन का नाम ही होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी डीएनए को मल्टीप्लाई करना है, डीएनए को रेप्लिकेट करना है, फटाफट एम्प्लीफाई करना है। एक या 2 कॉपी ऑफ डीएनए डालिए आपने उसमें, तो आपको थाउजेंड्स कॉपी ऑफ डीएनए मिल जाएगा। इतना होता है। ठीक है, इसके लिए हीट जनरेट हुई तो कोई हमें हीट स्टेबल एंजाइम चाहिए, दैट इज टैग पॉलीमरेज। दिस इज अ हीट स्टेबल एंजाइम। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पे अगर 90 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है पीसीआर मशीन में, तो क्या पीसीआर मशीन बंद हो जाएगी? क्या वो एंजाइम खराब हो जाएगा? तो हमारे रिजल्ट कैसे आएंगे? सब रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट ने टैग पॉलीमरेज को यूज करते हैं, इट्स हीट स्टेबल एंजाइम। और अब आपको समझ गया कि कोई भी वैक्सीन बनाने में पीसीआर मशीन तो आती ही है। तो ये जो थर्मली स्टेबल, एक मिनट, जो कि थर्मली स्टेबल जो एंजाइम्स होते हैं, ये ऐसे जगह से हम आइसोलेट करते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। देखो, तो ऐसे एंजाइम्स हम पीसीआर मशीन में भी यूज करते हैं। मैंने आप एग्जांपल भी बताया, टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो आइसोलेट करते थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्जांपल थर्मस एक्वेटिकस ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, who normally live under extremely high temperature, hot winds, सल्फर स्प्रिंग्स, अलग अलग स्प्रिंग्स होते हैं, हॉट कंडीशन जहां पे होती है वहां से हम आइसोलेट करते हैं, और वो थर्मली क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं, रिटेन देयर कैटालिटिक पावर। उनके जो एंजाइम्स है वो अपने कैटालिटिक पावर को, अपने इफिशियंसी को हाई टेम्परेचर पे भी एज इट इज कैपेबल होते हैं कि एज इट इज रख पाए। वो कभी भी एंजाइम्स क्या नहीं होंगे? डीनेचर नहीं होंगे। दस thermal stability is important quality of such enzymes is from thermal organisms। यानी अगर हमें कोई ऐसा एंजाइम चाहिए जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी रहे, हाई टेम्परेचर पे भी वो बाहर लैब कंडीशन में हम उसको यूज कर पाए, तो हम जनरली हीट थर्मल स्टेबल एंजाइम्स को लेते हैं। जैसे कि पीसीआर मशीन में हम टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आपको मैंने एक एनालॉजी के साथ समझाया, एक मैंने आपको एप्लीकेशन के साथ समझाया। ये आपको 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी में क्रॉस करेगा। ठीक है, अब अब केमिकल रिएक्शन इन एंजाइम। एंजाइम्स में कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है? when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, it is known as chemical reaction। obviously कोई भी अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले ले और सल्फ्यूरिक एसिड ले ले, इन दोनों को जब हम रिएक्ट करेंगे, इन दोनों को अगर हमने साथ में ऐड किया एज अ सबस्ट्रेट, अब ये बेरियम हाइड्रोक्साइड के बीच में जो बॉन्ड्स है वो टूटेंगे, और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच के बॉन्ड टूटेंगे, और बेरियम
सल्फेट के साथ बाइंड होके बेरियम सल्फेट बनाएगा एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। मींस यहाँ कहीं ना कहीं क्या क्या हुआ, कुछ अलग प्रोडक्ट बना, कुछ क्या बना, प्रोडक्ट बना। क्या बना, प्रोडक्ट बना। ठीक, तो देखो इस प्रोसेस को ही कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना। And here comes the role of bond breakage and new bond formation. ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक होंगे पहले के, और क्या होंगे, ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैटेलिटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक कोई दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी में आएगा, वो अलग। ये केमिकल रिएक्शन से डील करते हुए कन्वर्जन, सिंपल आप केमिकल कन्वर्जन भी कह सकते हो, एंजाइमेटिक कन्वर्जन भी कह सकते हो। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन और एक होती है ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी कार्बन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बेरियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होके बेरियम सल्फेट बनाएगा। दिस इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन एज इट इन्वॉल्व्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि कार्बन कंटेनिंग सबस्ट्रेट नहीं है और कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है। बट ऑर्गेनिक में क्या होगा, कार्बन कंटेनिंग सबस्ट्रेट भी रहेगा और वो कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट भी बनाएगा। आपके लिए बहुत इजी है क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है। देखो जरा कोरिलेट कर पाओ तो, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होना किसमें, ग्लूकोज में। टूटना, स्टार्च आपको पता है अमाइलोज, ग्लूकोज की लॉन्ग चेन, और उसके बाद यहाँ पे ब्रांचिंग भी, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अब जब बीच बीच के बॉन्ड टूटेंगे, ये अलग अलग होंगे, तो ही तो हमें अलग से इंडिविजुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेंगे सेपरेटली। कैसे हुए, बीच के बॉन्ड टूटे, क्या स्टार्च कार्बन कंटेनिंग है, यस कार्बन कंटेनिंग है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन कंटेनिंग होते ही है स्टार्च,